हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज के डेली जीके क्विज का जो पार्ट नंबर 11 है दोस्तों, तो जिसने बाकी पार्ट नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बाकी पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे अल्टरनेट डे में हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी 3 सब्जेक्ट हम अल्टरनेट डे में यहाँ पे कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को अच्छा लग रहा है, आपके लाइक और कमेंट से मुझे लग भी रहा है। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो में जो हम दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज मैं यहाँ पे लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी से, जिसमें सारे क्वेश्चन आपातकालीन से रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आपातकालीन प्रावधान से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो 25 प्लस क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले दोस्तों एक कमेंट किसी का किया था, तो उनको जो है ये जानकारी उन तक पहुँचा देता हूँ, और आप सभी के भी काम की जानकारी है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, क्या था उनका क्वेश्चन, ये था कि सर यदि जो है मैथ्स मेरी वीक है तो क्या मैं डीएलएड के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप फिर भी कर सकते हो। देखिएगा कैसे मैं स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ, आप मुझे बताना क्या ये यूज़फुल हो सकती है नहीं हो सकती है। तो आपकी जो एग्ज़ाम में दोस्तों 4 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। पहले तो आएगा मैथ्स, रीजनिंग, जीके, और चौथा है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये 4 मैथ्स के आपके पास 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के भी 50 आएंगे, जीके के भी 50 और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टोटल हो गए दोस्तों आपके 200 क्वेश्चन। और इसको करने के लिए आपको मिलेगा 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे जो बड़ी अच्छी चीज़ आपकी इस एग्ज़ाम के लिए है दोस्तों, वो है यहाँ पे आपके लिए नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही आपके लिए एक रामबाण में बोल सकता हूँ, जो आपके जो मैथ्स जिनका वीक है उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों, देखिएगा, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, आपका रीजनिंग अच्छी है, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो हमारे जो मैंने बताया अभी कि दोस्तों हमारे जो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको रीजनिंग का कल अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड करी। हमारा उसमें टारगेट है रीजनिंग में डीएलएड वालों के लिए 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, उसको ज्वाइन करिए दोस्तों, उसमें सारे वीडियो को आप देखिए, हर एक क्वेश्चन को समझें। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर आप अच्छे से करते हैं दोस्तों तो आप 45 अगर यहाँ से ला सकते हैं रीजनिंग, और आराम से आप ला सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती आपके एग्जाम में। बात करते हैं दोस्तों जीके की। जीके में जो है दोस्तों आपका हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीके जो है कहीं से भी बन सकता है ना। तो कोई क्वेश्चन कहीं से पूछ जाए, कोई आप अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छा है आपका जीके, तो आप अच्छी तरीके से यहाँ से मेहनत करते हैं, फिर भी अगर आपका कैसे भी आप यहाँ से 35 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं पूछे जाते। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आपके पास जीके का पूछते हैं लगभग सारे सब्जेक्ट से। ठीक है, तो लगभग 35 प्लस आप यहाँ से ला ही सकते हो वैसे भी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आपका कॉमन सेंस काम करेगा। इसमें आपको देखना होता है कि एक अच्छे टीचर के सेंस से आपको सोचना होता है, और बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो फिर भी अगर मैं यहाँ से देखूंगा दोस्तों, आप यहाँ पे लगभग फिर भी आप 40 प्लस मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, ये मार्क्स आपके 3 सब्जेक्ट में आएंगे। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा दोस्तों, तो ये हो गया 40, 80 और 3 120 और 130। 130 मार्क्स आपके यहाँ से हो सकते हैं अगर आपका मैथ्स अभी मैंने साइड रखा है। ठीक है, 130 मार्क्स आपके ईजिली आ सकते हैं अगर आप रीजनिंग में कमांड करें अपने अच्छे से। 45 आप ला सकते हो। जी के अगर आप नहीं भी है, 50 में से 15 गलत भी करते हैं, तब भी आप 35 नंबर ला सकते हो। और टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो इन तीनों में आपको अगर अच्छे से फोकस करते हैं, तो आप अगर ये मार्क्स लेके आते हैं तो आपके 130 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, अब बचता है आपका मैथ्स। मैथ्स में आपके 50 क्वेश्चन है। मान लेते हैं आपकी मैथ्स इतनी वीक है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप 50 क्वेश्चन पे तुक्का भी मारते हो, ठीक है, 50 क्वेश्चन में अगर आप तुक्के मारते हो, तो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते ही होते हैं। ठीक है, चाहे कैसे भी हो, 15 से 50 तुक्के मारे, 15 से तो ज़्यादा तुक्के लगेंगे ही लगे। एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ एटलीस्ट 20 तुक्के तो लगेंगे ही लगेंगे। 50 में से नहीं लगेंगे 20, 15 ही मान लो। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ऐसी है, अगर आप रीजनिंग कर पा रहे हो ना, अगर आप रीजनिंग में 45 ला पा रहे हो, तो मैथ्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। समझ रहे हो, रीजनिंग वो मैथ्स में भी
लगभग 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, लगभग जो है 50 में से 10 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हर कोई कर पाएगा मैथ में, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन 10 क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाते हैं तो 10 ये हो गए। अब आपके पास 40 क्वेश्चन बच के, 40 में से अगर आप तुक्के मारते हैं तो 15 आप लगभग वहाँ से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप 40 तुक्के मारते हैं तो 15 तो आपके सही लगेंगे ही लगेंगे। तो ये आप अगर देखते हैं तो ये आपके हो जाते हैं 25 मार्क्स। अगर हम इसके साथ 25 ऐड करते हैं तो 155 आपके हो जाते हैं, समझ रहे हो। 155 में अगर आप एक गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। 155 पिछली बार की अगर मैं देखूं 2014 की, तो आपका जो मेरिट कट ऑफ गई थी लगभग 148-50 के आसपास गई थी फीमेल की, ठीक है। तो वहाँ यहाँ से आपका 155 हो रहा है, तो मतलब आप इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करेंगे तो ये हो सकता है, ठीक है। पर आपको इसमें करना क्या है, देखिएगा, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। जीके को और अच्छा करोगे तो 35 से ज़्यादा लाओगे तो आपको इसका बेनिफिट इधर मिलेगा। अगर आप रीजनिंग में 45 नहीं ला पा रहे हो, कम ला रहे हो, तो आप जीके अगर अच्छा कर पाते हो, जीके तो बहुत ईजी, आप पढ़ना ही तो होता है ना, मैथ्स जैसे वहाँ पे दिमाग तो लगाना नहीं होता है, ठीक है। आपको जीके को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही होता है। तो अगर आप जीके अच्छा कर सकते हैं, यहाँ 35 से आप 40 कर सकते हो, तो इस 45 से अगर आप 5 कम भी करते हो तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को कर सकते हैं। जिनका मैथ है टेंशन नहीं लेने हैं, इजी इजी जो चैप्टर हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। इजी इजी चैप्टर के आप इजीली वहाँ से कम 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, वो हर कोई कर सकता है। तो वो 10 क्वेश्चन आप बिल्कुल कर लें वहाँ से। बाकी आपके पास तुक्के भी आपके हक में ही हैं इस समय, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के आपके हक में ही होंगे। तो ये भी आपके साथ रहे, पर तुक्के के भरोसे आपको नहीं रहना है, ठीक है। वो तो बाद की बात है, पहले आपको उन पे फोकस करना है कि आप कितना गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगर यहाँ से एक एडवाइस दूँ तो मैं बोलता हूँ आपको जो है रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप पूरे 50 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में पूरे 50 मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप जो हमारे जो ये 50 आउट ऑफ 50 टारगेट का जो मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू करा है, 2 ही वीडियो, उसको आप ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसके साथ आप कंटिन्यूटी बने रहे, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो जीके, अगर मैंने इतने कम मार्क्स लगाए हैं 35, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक। आप इसके लिए भी कंटिन्यूटी रखिए, जैसे ये बैच जो हमारे ये चल रहा है सीरीज रात के 9 बजे, तो यहाँ से भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो 35 को आप यहाँ से आगे बढ़ा सकते हो, क्लियर है। टीचिंग एप्टीट्यूड सिंपल होते दोस्तों, इसके लिए मैं लास्ट में जो है 4-5 वीडियो लाऊंगा तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। बस, और मैथ पे आप थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वीडियोस देखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम आपके पास मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है, 2-2.5 घंटे काफ़ी होते हैं, तो आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इसमें इतना ही बताता हूँ दोस्तों। बाकी आपके कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्या है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है? आपातकाल का पर्यायवाची क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगना, या राज्य आपात, या संवैधानिक। तो ये तीनों ही इसका मतलब होता है आपातकाल का, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको बस सुनते रहना है आज, ठीक है, नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस सुनते रहिए मस्त तरीके से। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था इसको। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी। मैंने क्या ट्रिक बताई थी इसको याद करने की? देखो, ये जब हमें आपत्ति आती है ना, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है ना, आपात। तो ये जर्मनी में मनी आता है ना, तो आपको याद रखना आपातकालीन संविधान में कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के कौन से भाग से आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, भाग 18, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन का जो प्रावधान है किस भाग में है ये? तो भाग 18 आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान में कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान लिखित है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना, अनुच्छेद 352 से 360 याद रखना है, ठीक है। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है?
तीन प्रकार की, तो आपको ये याद रखना है, तीन प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं होती हैं। तीनों को अभी आपके सामने थोड़ा डिस्क्राइब कर लेता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपातकालीन आपको थोड़ा समझना जरूरी है। चलो, क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास तीन आपातकालीन शक्तियां हैं, ठीक है। क्या है, भारत के राष्ट्रपति के पास जो अनुच्छेद यहाँ पे 352, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, 352, 356 और 360, ये तीनों चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। क्या है ये, कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, जो संविधान के 18वें, ठीक है, 18वें भाग में क्या वर्णित है। क्लियर है, समझ गए आप। तीन ये शक्तियां हैं इनके पास आपातकालीन के राष्ट्रपति के पास, कौन सी, 352, 356 और 360। अब थोड़ा समझ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर 352 है क्या, 352 अनुच्छेद में है क्या चीज़। तो 352 के अनुच्छेद में दोस्तों तीन प्रकार के अनुच्छेद है, ठीक है, आपातकालीन है। पहले 352 में क्या था, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि भारत या इसके राज्य क्षेत्र में कोई बाहर से युद्ध या आक्रमण का कोई विद्रोह हो रहा है, समझ रहे हो ना। अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि हमारे जो देश में है या किसी भी राज्य में भारत के कहीं बाहर से कोई युद्ध का आक्रमण होने का या कोई विद्रोह होने का जो चांसेस अगर उनको लग रहा है, तो वो कैबिनेट मंत्रिमंडल को लिखित रूप से सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति जो है 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। समझ गए दोस्तों, ये कंडीशन ये है। 356, इसी को मैं अगर थोड़े से बात करूँ, अभी तक जो है दोस्तों ये 352 के अंतर्गत जो है अभी तक तीन बार जो है 3 बार लगाया गया ये, ठीक है। ये आपातकाल जो है अभी तक 3 बार लगाया गया, ये इसका आंसर भी यही है, 3 बार लगाया गया। कब कब लगे ये भी थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो लगा भाई 26 जनवरी 1962। क्या आपको 1962 सुन के कुछ समझ दिमाग में आता है क्या, 1962 में लगा पहली बार। 1962 को सुन के आपको सीधे सीधे दिमाग में आता होगा चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था, है ना, चाइना के साथ आक्रमण हुआ था, उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जब पहली बार आपातकाल जब लगी 1962 में, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको याद रखना है, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर हो गया, पहली बार। दूसरी बार कब लगा, दूसरी बार लगा 1971 में। अब 1971 भी आपको सीधे सीधे दिमाग में आ गया होगा। 1971 में क्या, अरे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। 62 में चाइना के साथ, 71 में किसके साथ, पाकिस्तान के साथ हुआ था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी, आपको याद रखना है, कौन है, बीबी गिरी, याद रखना है। प्रधानमंत्री कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय पे प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। चलो, तीसरी बार कब लगी, तीसरी बार जो है 1975 में लगा। 1975 में क्या हुआ गुरुजी, तो 1975 में क्या हुआ कि आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर, मतलब उनको लगा देश में कुछ गड़बड़ियां चल रही है, उस कंडीशन में उनको विद्रोह वाली कंडीशन उनको लगी। उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। तो इंदिरा गांधी जी के काल में जो है 2 बार जो है ये राष्ट्रपति शासन लगा गया है, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब बात करते हैं 356 में क्या है। 356 में क्या है दोस्तों, कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल, जैसे हमारा राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य, अच्छा और महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है, क्यों पूछ रहा हूँ मैं ये, क्योंकि महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है वो हमारा ही कोई जानने वाला है ना, भगत सिंह कोश्यारी, आप सभी को पता होगा, वो कहाँ के राज्यपाल है इस समय, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो जो राज्यपाल होता है किसी भी राज्य का, यदि उनको लगता है कि मतलब मतलब सरकार में जो कुछ संविधान में अनुरूप कुछ सक्षम नहीं है, मतलब उनके संविधान में कुछ, राज्य में कुछ गड़बड़ सा चल रहा है माहौल, तो राष्ट्रपति को एक लिखित रूप से दे सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आप अपनी कंडीशन से देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति ऐसी कंडीशन में जो है उस राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस कंडीशन आती है 356 के अंदर। 360 में क्या होता है सर, 360 में क्या होता है, अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि भारत के वित्तीय स्थगित या कोई साख को खतरा है, मतलब हमारे देश को कहीं से कुछ खतरे की कंडीशन उन्हें आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो है ये वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं और यहाँ पे आपातकाल लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तीनों चीज़ समझ आ गई। वो 352, 356 और 360 डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, निम्न इनमें से किस परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं होता है। कब आपातकाल लागू नहीं होगा, युद्ध या युद्ध की संभावना में, बिल्कुल उस समय तो आपातकाल तो होगा ही होगा, ठीक है, युद्ध की संभावना में तो होगा। आंतरिक अशांति के उत्पन्न संकट में नहीं, ठीक है, उसमें भी जरूर होगा, अभी हमने देखा था आंतरिक अशांति में हुआ। आर्थिक अगर संकट आए तब भी हम आपातकाल लगा सकते,
तत्कालीन केंद्रीय सरकार का गिर जाना, अरे भाई सरकारें तो गिरती रहती है ना, तो उस समय हम यहाँ पे आपातकाल की नहीं लगा सकते, समझ रहे हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। अरे राष्ट्रपति भी तभी ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से लगा दिया राष्ट्रपति शासन लग गया, नहीं, उनको भी जो है सदनों में, दोनों सदनों को मिला के जो है वहाँ पे जो है बहुमत हासिल करने, स्वीकृति करनी पड़ती है। वो बहुमत जो है 2/3 से 2/3 भाग से जो है बहुमत वहाँ पे होना चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति आपातकालीन के समय कौन से मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो दोस्तों जब जो है आपातकाल जब लगता है तो कुछ हमारे जो मूल अधिकार होते हैं वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी हमारे मूल अधिकार आते हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं स्वतः ही। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 19 में क्या है ये चीज़ आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है। तो 358 के अंतर्गत ये कहा गया कि 19 के द्वारा जो ये मूल अधिकारों को निलंबन संबंधित है। ठीक है, चलो राष्ट्रपति आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार निरस्त नहीं होते हैं। तो 20 और 21 जो है ये निरस्त नहीं होते हैं, आपको याद रखना है, पढ़ 20 और 21 में है क्या। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के आधार पर जो है राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिल गया था। मतलब जब जो राष्ट्रपति भारत की किसी विशेष भाग पर जो राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिल गया था, वो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको बार बार वो याद आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो मैंने बताया था ना 356 में राज्य में, ये देखो इंपॉर्टेंट आ गया ना, मैंने क्या अभी समझाया था 356 में जो क्या करता है राष्ट्रपति राज्य जो घोषणा करता है। क्या बोला मैंने 356 में, अरे राज्यपाल जब उनको देता है ना राष्ट्रपति को कि हमारे राज्य में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में 356 आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। चलो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलो ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी राज्य के सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राज्यपाल है ना, तो राज्य का जब राज्यपाल कहेंगे तो उन्हीं के उसमें लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथों में होता है। ठीक है, तो भाई जब राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो पूरा जो कार्यभार जो है उसमें कोई भी ये मंत्री नहीं चलते हैं, सिर्फ राज्यपाल उस भार को संभालता है। समझ रहे हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था वित्तीय आपातकाल है ना, तो ये 360 अभी मैंने समझाया था, तो 360 आपको यहाँ से याद हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा। अब भी मैंने ऊपर समझाया था 352 बोला था ना मैंने कि ये जो युद्ध हुए थे 1962 वाला चाइना, 1971 पाकिस्तान, ये युद्ध सब मैंने क्या बताया 3 बार लगाया गया 352 है ना, तो वो आपका 352 हो गया, याद हो गया होगा सीधा सीधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, इसको याद कर लें। चलो संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी करने के लिए जारी होने के कितने समय के अंदर जो इसका अनुमोदन संसद द्वारा अवश्य दिया जाना चाहिए। तो 1 महीना इसका आपको याद रखना है, 1 मंथ का समय। ठीक है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन हो गया हो तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा। सिर्फ 6 महीने का समय है। ठीक है, 6 महीने आपको टाइम याद रखना है। अच्छा एक और यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य इस आशय का प्रस्ताव रखे कि संकट काल समाप्त हो जाना चाहिए तो कितने दिनों के अंदर इस प्रस्ताव पर विचार के लिए सदन को बैठक बुलाने की। 14 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, चलो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने समय सामान्य कार्यकाल के संसद द्वारा विधि बनाकर कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ 1 साल बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो अब अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। अभी मैंने बताया था आपको 3 बार लागू किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम 356 वाले अगर बात करूं उन पंजाब आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपातकाल अभी तक 3 बार लागू हुआ है। ठीक है, चलो बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। तो 2 बार आपको याद रखना है। ठीक है, चलो
तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया? तो आंतरिक अशांति के आधार पर। मैंने अब आपको बताया था ना, तीसरा वाला 1975 में फरुखुद्दीन अली अहमद थे उस समय राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी ना। तो मैंने क्या बोला? आंतरिक गड़बड़ी। आपको याद रखना है तीनों। पहले वाले में क्या था? 1962 का युद्ध चाइना वाला। दूसरा 1971 में लगा किसका? पाकिस्तान युद्ध। तीसरा 1975 में क्या था? आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी। तो ये आ रही आंतरिक अशांति में तीसरा वाला। तो आपको क्लियर हो गया। चलो, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1962 में। पहली वाली देखा ना आपने, 1962 वाले चाइना आक्रमण में। ठीक है, चलो देखो 26वां क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लगाया गया है? तो कभी नहीं लगाया। जो आपातकाल है ना, वित्तीय आपात मतलब 360 वाला है ना, वो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। समझ रहे हो? चलो, इसके अलावा प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है ना, ठीक है, कौन सा वाला? ये कौन सा? अगर मुझे ये बताऊं, ये पंजाब में लगा गया, तो अब अगर मैं ये बोलूं तो ये कौन सा वाला है तीनों में से? 352 है, 356 है, या 360 होगा? तो भाई आप ये खुद दिमाग में लगा सकते हैं, किसी स्टेट में जो राज्य में लगा जाने वाला कौन सा वाला है? तो बीच वाला था 356 वाला। तो ये 356 के द्वारा लगाया गया। ठीक है, तो पंजाब में पहली बार लगाया गया, ये आपको याद रखना है। अगर मैं सन पूछूं तो 1951 आपको याद रखो, 1951 आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? चलो, पंजाब आपको याद रखना है। ठीक है, ये आ गया वही क्वेश्चन, फिर से आ गया। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया? तो आ गया ना, 1951 आ गया। 20 जून 1951 आपको याद रखना है। कहाँ? पंजाब में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जाता है? भाई अगर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है किसी राज्य में, तो मैक्सिमम आप 3 साल तक लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? चलो, और लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो आपका JNK, जम्मू और कश्मीर में रहा। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन आज मैं लेके आया था आपके लिए पॉलिटी के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक तो करते ही बनता ही है ना, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं दोस्तों बस आपसे यही चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए इतना अच्छा सा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और ढूंढ ढूंढ के ये सारे क्वेश्चन मुझे टाइप करने पड़ते हैं, फिर जाके वीडियो बनती है ना, तो मेहनत तो लगेगी ही दोस्तों। तो आप इस मेहनत का कुछ तो वहाँ से आउटपुट देना ही चाहिए ना आपको। तो आउटपुट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप वीडियो को शेयर करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह वीडियो को शेयर करें। जिस चीज़ का भी DLED का एग्ज़ाम है ना, उस तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, बस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। कुछ भी अगर क्वारीज है कमेंट करके बताइए, मैं हर किसी का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक है, वैसे भी तो लॉकडाउन है, घर पे ही बैठे हैं, तो रिप्लाई तो बनता ही है। ठीक है, तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।